अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैड थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य के 2 साल में भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे। वे अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरों अपने पीछे कर्ज छोड़ गया। दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाहें एक सी नहीं थीं। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा समझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर के शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों क्या कर। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों के से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैंने दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी, एक अच्छा बच्चा कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा, उसका परिणाम क्या होगा। उस समय सोच विचार में ही गुजरा जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता था। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह समझता हूँ। यह कहकर मैं सीधे उनकी बातों को ठुकरा सकता था। बूढ़े को ये नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। दोनों ही प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरफ से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूब जाता है। इससे हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? सिर्फ इतना कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। इस पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनकी आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। मेरे पास दो डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह मैं सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किस व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त असर डाल सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वाक्य नकारात्मक और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक एक में खत्म हो जाती थी और दूसरे से आप के लिए मजबूर हो जाते थे। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे खरीद नहीं सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपकी जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लिया जाए। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने को कसरत करवाना चाहते थे क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है, मदद से उतनी ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस्य की पहचान है। दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठे कर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का फासला था। एक डैडी का सोच था कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी करते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल सके। कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चे को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बातें करने के लिए मना करते थे। मानना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपकी सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में हैं। डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए, जरूरतों का पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभों, बीमारी की छुट्टियों के दिन सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचारों को पसंद करते थे और सेना और अपने रिटायरमेंट के कर्मचारियों की दी जा रही सुविधाएं तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिली सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे लाभ मिलने चाहिए। डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे ये मानते थे इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उसका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे नौकरियां दे सकें। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह
कहते थे गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थाई होता है जबकि गरीब स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं या पैसा महत्वपूर्ण नहीं। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है कि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBBS कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने में ऐसे सीख लूं या समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। इन शब्दों को बार बार दोहराया करते, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में यह फैसला किया पैसे के बारे में अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे पास अमीर डैडी के पास नहीं थी। आइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक सीखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, बह रहा जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बांटती थीं और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं देर तक खड़ा रहा, दूर तक यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाएगी। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बांटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा समय गुजर चुका है। पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुनना है, तो इसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई और इसके बाद उन्होंने सीखना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दाल कमाना चालू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और भाई भी कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उनकी 6 पाठों के बारे में है और इससे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं, ऐसे मार्गदर्शक जो आपको अमीर बनाने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। और इसी तरह हम आपके लिए आगे के पाठ लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।